हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 जो क्षितिज भाग हिंदी की हमारी, जिसमें हम पार्ट 8 जो हमारा ऋतुराज, ठीक है, ऋतुराज द्वारा कन्यादान को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऋतुराज का जीवन परिचय देखते हैं। ठीक है, तो ऋतुराज का जन्म जो हुआ था ये 1940 में। ठीक है, ऋतुराज का जो जन्म हुआ ये 1940 में भरतपुर में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। ठीक है, और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। ठीक है, एमए किया उन्होंने राजस्थान से। ठीक है, और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद वह सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। ठीक है, उनके अब तक 8 कविता प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मर्ड धर्मा और अन्य पुल और पानी, सूरत नीरत और लीला मुखार बिंद। ठीक है, ये प्रमुख हैं। ठीक है, उनमें सोमा दत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, इनकी मुख्य धाराओं से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखक का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा यानी कि जो रोज घटनाएं होती हैं, रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण, ठीक है, विडंबनाओं और निगाह पे डालते हैं। यही कारण है कि उनका भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो कन्यादान में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए तो देखते हैं। तो जैसा कि आपको अगर कन्यादान का अर्थ समझे तो कन्यादान क्या होता है, जब किसी भी स्त्री की, ठीक है, जब शादी होती है, विवाह होता है, ठीक है, तो उसके माता पिता द्वारा, ठीक है, उसके पति को, ठीक है, ससुराल जब हो जाती है, जब उसकी शादी होती है तो वही उसके माता पिता दान देते हैं। ठीक है, तो वही शादी करने के हैं तो कन्या को दान देना कन्यादान कहलाता है। ठीक है, तो कन्यादान में कविता में माँ बेटी को एक स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटाकर सीख दे रही है। ठीक है, यानी कि कन्यादान में क्या हो रहा है, कविता में माँ है, ठीक है, वो स्त्री के परंपरागत जो आदर्श हैं उसके हटकर सीख दे रही हैं। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधित जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मूल में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोर का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में ऐसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। ठीक है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभव की पीड़ा को प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। चलिए तो हम इस कविता को अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका हम चलिए सार देख लेते हैं। ठीक है, इस कविता का सार क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमें कविता। ठीक है, चलिए इस कविता के सार को पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में क्या है कि जो कवि ऋतुराज हैं वो माँ और बेटी के बीच होने वाले घटना का वर्णन करते हैं। ठीक है, जब विवाह के समय जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो ऐसा लगता है कि मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही हो। फिर उनका पुत्र मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती हैं। ठीक है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध ही नहीं है। उसने सिर्फ अभी कुछ खुशियों को ही देखी है, उन्हीं के सपने सजाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी कविता को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें है पहला कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ठीक है, तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख। ठीक है, ये माँ का दुख भरा वर्णन है। ठीक है, यानी कितना प्रामाणिक होता है दुख जब एक माँ लड़की का विवाह कर, ठीक है, उसको दान में देती है। ठीक है, मतलब उसका जब विवाह करती है, ठीक है,
जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो, ठीक है। मतलब वो उसकी अंतिम पूंजी अपनी समझती है कि वो अपनी अंतिम पूंजी को दान में दे रही है, ठीक है। अभी अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि, चलिए तो पहले इसको हम इतने काम समरी पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है कि, तो इसमें क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में का कवि क्या करना चाहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है, ठीक है, हर माता को क्या लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वह अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, परंतु अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है, ठीक है। तो ये इनका वर्णन करते हैं फिर, ठीक है। अब दूसरे पैरे में देख कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख का वासना नहीं था, ठीक है, वासना नहीं था। पट्टिका तो थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों का, ठीक है। तो चलिए इसकी हम समरी करते हैं कि इसमें इसका क्या भाव है। अब आगे जो है ये रीति रिवाज कहते हैं कि लड़की जो है, ठीक है, बड़ी तो हो गई है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई है, ठीक है। मतलब वो उम्र में तो वो बड़ी हो गई है, सयानी नहीं हुई है। सयानी मतलब उसके जो भी विचार, मतलब जो भी, वो सयानी नहीं हुई है, ठीक है। तो अर्थात दुनियादारी, ठीक है, सयानी अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की ही दुनिया नहीं देखी थी, ठीक है। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था, उसके जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियाँ मानना तो आता था, लेकिन परेशानियां का सामना कैसे किया जाए यह अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वे कभी ठीक से नहीं देख पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में ही जी रही है, ठीक है। तो ये हमारी कहते हैं, ठीक है, ऋतुराज दूसरी पंक्ति में। तीसरी पंक्ति देखते हैं हम। माँ ने कहा, कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, ठीक है। चलिए तब इसका हम देखते हैं भावार्थ, ठीक है। तो अब इन पंक्तियों में जो कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, ठीक है, कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती हैं कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना, यह केवल एक बंधन है जो जीवन में, ठीक है, जिसमें कभी भी नहीं बदलना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट पंक्ति। इसमें है, फिर लास्ट पंक्ति में है कि माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि लड़की तो होना, लड़की जैसा कोमल हृदय मतलब तो रखना, बट जो अपना विचार है, ठीक है, जो, तो इन पंक्तियों में, ठीक है, माँ ने, ठीक है, माँ अपनी बेटी को कह रही हैं कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और न ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना, ठीक है। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, ठीक है। लड़की होना बट लड़की मत बनना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी भी निर्बल और असहाय मत दिखाना, ठीक है।